हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमने शुरू किया हुआ है। तो लास्ट क्लास में हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू किया था और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कंसिडर क्यों नहीं करते हैं, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किया था हमने, और उसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। और उसके बाद हमने शुरू किया था एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसमें एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, दैट्स एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें से सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पीज। आयनाइजेशन एंथैल्पीज। डियर स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, होप आपको इसका आइडिया होगा। हम जनरली कहते हैं कि किसी एलिमेंट के एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the loosely bonded electron from an isolated gaseous atom, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लें, होप आप लोगों को आइडिया होगा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा डिपेंड करती है एक तो एटम के साइज पे, दूसरा एटम पे न्यूक्लियर चार्ज कितना है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, एस में है, पी में है, डी में है या एफ में है, और उसके अलावा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसमें शील्डिंग इफेक्ट कितना है। तो अगर हम फर्स्ट लो डी ब्लॉक एलिमेंट का एटॉमिक आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर कर लें एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, जिनके साथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ अगर हम कंपेयर कर लें तो सबको पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा और साइज कम होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन निकालना, रिमूव करना मुश्किल होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि एस ब्लॉक के कंपैरिजन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कंपेयर कर ले पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, तो सबको पता है कि डी के कंपैरिजन में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज और छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है इनका? ज्यादा होता है डी से भी। तो इसलिए हम कहेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी डी से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इसलिए हमने कहा था कि इनको हम जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है एस और पी के बीच में आ जाती है। तो होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं विद इन ए ट्रांजिशन सीरीज क्या होगा। फर्स्ट करो मेनली आपको फोकस करना है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पे। तो अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की ही बात कर ले, जिसमें पहला एलिमेंट आता है स्कैंडियम, वैनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यानी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ चले जाएं, यानी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की ही अगर हम बात कर लें, अगर हम स्कैंडियम से मूव कर लें कहां की तरफ? जिंक की तरफ, तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड ये है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जानी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक एक यूनिट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन चार्ज इंटर करता है वो उसी ऑर्बिटल में ही उसी सब शेल में इंटर करता है, डी सब शेल में इंटर कर लेगा। सेम शेल के डी सब शेल में वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है। तो उसका मतलब कि शेल का नंबर बढ़ नहीं रहा है, बल्कि एक एक यूनिट न्यूक्लियर चार्ज रेगुलरली बढ़ रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या कर लेगा?
अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंड्रियम टू जिंक आयनाइजेशन इंथैल्पी को क्या होना चाहिए, डिक्रीज हो जाना चाहिए। सॉरी, आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा और यहां जाते जाते इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है, उसका रीजन होप आप लोगों को क्लियर होगा। हमने कहा कि मूविंग फ्रॉम सेकेंड्रियम टू जिंक न्यूक्लियर चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। माय डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट याद रख लेना, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ बेशक मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैंने कहा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, मगर ये जो इंक्रीज होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इंक्रीज बहुत कम होता है ना। तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि इंक्रीज कम क्यों है, तो उसका मेन रीजन है शील्डिंग इफेक्ट। सबको पता है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट कल भी डिस्कस किया था, इंक्रीज होती है, तो वो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज के असर को कुछ हद तक कम करता है। तो उस वजह से हमने कहा कि ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंड्रियम टू जिंक बेशक न्यूक्लियर चार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पी बेशक इंक्रीज हो रही है, मगर वो इंक्रीज बहुत ज्यादा क्या है, कम है। यानी इनके बीच में जो इंक्रीज का आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो डिफरेंस होगा वो बहुत माइन्यूट होगा, बहुत कम होगा। तो होप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है और आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरह पीरियड्स में वेरी होती है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है, दैट्स थर्ड प्रॉपर्टी, वो है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, होप आप लोगों को पता होगा, फिर मैं बता दूं। मेटालिक कैरेक्टर जनरली हम कहते हैं टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यानी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जितनी होगी हम उसको उसी का क्या कहते हैं, मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, मेटालिक कैरेक्टर किस चीज पे डिपेंड कर लेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम होगी, है ना, तो उसका मतलब है कि उस आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी यानी मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। अगर हम मेटालिक कैरेक्टर कंपेयर कर लें एस ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो अभी हमने कहा था कि एस डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक से क्या होगी, डी ब्लॉक की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए मेटालिक कैरेक्टर एस का ज्यादा होगा, डी का कम होगा। मगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ अगर हम कंपेयर कर लें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी यहां से भी, यहां पे भी ये बात क्लियर हो रही है कि मेटालिक कैरेक्टर भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एस और पी के बीच में आ रहा है। अब अगर हम मेटालिक कैरेक्टर किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में बात कर लें, किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में मेटालिक कैरेक्टर का क्या होगा, तो याद रख लेना कि अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में फर्स्ट के लोग स्कैंड्रियम से मूव कर लें जिंक की तरफ, तो सबको पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी ना, ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंड्रियम टू जिंक आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही थी ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जब इंक्रीज हो जाएगी तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो याद रखना ऑन मूविंग फ्रॉम स्कैंड्रियम टू जिंक मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो होप आप लोगों को मेटालिक कैरेक्टर भी किस तरह वेरी होता है ये भी समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट याद रख लेना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, है ना, तो हमने कहा उनका मेटालिक कैरेक्टर होता है। तो मेटालिक कैरेक्टर की वजह से वहां पे नेचुरल बात है मेटालिक बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है, सबको पता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के हिसाब से वहां पे जो कर्नल्स बने हुए हैं उन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है उस पे, और इस इलेक्ट्रॉन सी में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है और कर्नल्स पे पॉजिटिव चार्ज कितना है। तो कर्नल्स पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, है ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन सी में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी ज्यादा होगी। और जब कर्नल्स पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा और इलेक्ट्रॉन सी में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी तो मेटलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो मेटलिक बॉन्ड कमजोर होगा। तो इसलिए हम जनरली हम कहते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन सी में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी जनरली ज्यादा होती है और कर्नल्स पे पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होता है। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में यानी ट्रांजिशन मेटल्स जिनको हम कहते हैं उनमें जो मेटलिक बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। उस वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो काफी हार्ड होंगे, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होगा, इनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन काफी हाई होगी और उसके अलावा इसकी डेंसिटी भी काफी हाई होगी और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इनका जनरली क्या होगा, हाई होगा। तो उसके बाद मेटलिक कैरेक्टर के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें डिस्कस करना है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को होप पता होगा जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड स्टेट यूनिट में हम डिस्कस करते हैं जो पहला यूनिट है कि किसी सॉलिड को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड में वो सब्सटेंस किस तरह बिहेव करता है उस बेसिस पे उन सब्सटेंस को जनरली हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उसमें से एक को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और दूसरे को हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हम उनको कहते हैं कि जिनको मैग्नेटिक फील्ड स्लाइडली अपनी तरफ क्या करता होगा, अट्रैक्ट करता होगा, उनको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। और ये देखा गया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस दुनिया में जितने भी हैं उनमें एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरा टाइप जिसको हमने कहा डायमैग्नेटिक, है ना, वो उन सब्सटेंस को हम कहते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड स्लाइडली क्या करता होगा, रिपल कर लेता होगा, उनको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वहां पे आप पाओगे कि तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड अप होंगे, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट उनका जीरो होगा, है ना। तो हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस जिनमें तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप होंगे वो डायमैग्नेटिक होंगे, जहां पे एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। अब अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर लें या डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड्स की बात कर लें तो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट के जो मैक्सिमम कंपाउंड्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर के, यानी उनको मैग्नेटिक फील्ड स्लाइडली अट्रैक्ट करता है। तो पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, इसका मेन रीजन यही है कि इनके कंपाउंड्स में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं डी ऑर्बिटल्स में। उनके डी ऑर्बिटल्स में एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से हम उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे कि इनका जो नेचर होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है ना। अगर हम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कंपेयर कर लें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स का अगर हम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कंपेयर कर लें तो आप पाओगे कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पहले इंक्रीज होता है तकरीबन मिडल तक और उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को अगर आप कंपेयर कर लोगे तो मैंने कहा कि इसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज में अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव कर लें, स्कैंडियम से जिंक की तरफ मूव कर लें तो पहले क्या होता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर पहले इंक्रीज होता है मिडल तक और मिडल के बाद फिर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फिर क्या होता है, डिक्रीज। ऐसा क्यों है, उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है। अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज को देखोगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे तो आप पाओगे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पहले इंक्रीज होगा, है ना, फिर टुवर्ड्स द एंड डिक्रीज होगा। तो हमने पहले कहा कि पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इज ड्यू टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कम। तो अगर आप चाहे किसी आयन डी ब्लॉक एलिमेंट की किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन सीरीज के आयन्स ले लोगे या डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही ले लोगे तो उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पहले इंक्रीज होता है और टुवर्ड्स द एंड फिर डिक्रीज हो जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि मैग्नेटिक कैरेक्टर भी इनका पहले क्या होता है, इंक्रीज और उसके बाद मिडल के बाद टुवर्ड्स द एंड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो होप आप लोगों को मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है ये भी समझ आया होगा। और मैग्नेटिक कैरेक्टर को जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से,
और मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है वो हमेशा बराबर होता है अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 बोर्स मैग्नेटोन। तो यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आपको पता है तो आप आसानी के साथ उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसके बेसिस पे हम एंट्रेंसेस में या आपके आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे रखना n जो है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट कर लो, अगर आपसे कोई कहे कि फर्स्ट कर लो अगर आपसे कोई कहे कि ये FeSO4 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो आपको क्या निकालना है? आपको देखना है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आयरन में कितने हैं। उसके बेसिस पे आप आसानी के साथ इसका क्या निकाल सकते हो? मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली इसके आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी पड़ेगी, है बेटा। तो उसमें और भी फैक्टर्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। 4 प्रॉपर्टीज अभी तक हमने डिस्कस की। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ वन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फिफ्थ वन, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं, या बहुत सारे सब्सटेंस को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे आप लोगों ने हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है ना। इस आयरन के साथ कुछ हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स जुड़े हुई होती है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स जुड़े हुई होती है ना। सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। या आप लोगों ने सुना होगा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। इस मैग्नीशियम के साथ कुछ हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स जुड़े हुए होते हैं। या आप लोगों ने सुना होगा विटामिन B12। तो उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम कोबाल्ट होता है और कोबाल्ट के साथ कुछ रिंग्स जुड़े हुए होते हैं, है ना। इसी तरह आप लोगों ने सिसप्लेटिन सुना होगा, जिसमें बीच में होता है प्लेटिनम और उसके साथ 2 क्लोरीन और 2 NH3 ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह के सभी कॉम्प्लेक्सेस को जनरली हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जनरली कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस हैं उन सब में क्या है? देखो, एक बीच में एक मेटल है जिसको हम सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं, और उसके साथ कुछ और ग्रुप्स जुड़े हुए हैं जिनको जनरली हम लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड्स। इनके बारे में आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिस्कस कर लोगे। लिगेंड ऐड करने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि उस एटम के पास या उस आयन के पास एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसी और को डोनेट कर सकता, तो वो एज ए लिगेंड एक्ट कर सकता है ना। जैसे H2O एज ए लिगेंड एक्ट कर सकता है क्योंकि H2O में जो ऑक्सीजन है उस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसी और को डोनेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि H2O एज ए लिगेंड एक्ट कर सकता है। तो एज ए लिगेंड एक्ट करने के लिए जरूरी है कि एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और दूसरा जो पार्ट है यहाँ, जिसको हम मैंने कहा सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के लिए 3 नेसेसरी कंडीशंस हैं। उसमें से सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन ये है कि उसका साइज स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल साइज होना चाहिए। हाई न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए। हाई न्यूक्लियर चार्ज हाई होना चाहिए। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। एम्प्टी क्या होना चाहिए? ऑर्बिटल्स। अगर ये तीनों कंडीशंस वो कोई भी एलिमेंट फुलफिल कर रहा होगा तो वो एज ए सेंट्रल मेटल एक्ट कर सकता है बेटा। तो याद रखना कि मैंने क्या कहा कि सेंट्रल मेटल एक्ट करने के लिए 3 कंडीशन जरूरी है। एक तो उसका साइज छोटा होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज हाई होना चाहिए, और उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होने चाहिए। तो सबको पता है कि ट्रांजिशन मेटल्स की अगर हम बात कर ले तो उनका न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है
साइज इन कंपैरिजन टू एस ब्लॉक के कंपैरिजन में काफी छोटा भी होता है और मोर ओवर इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। तो इस वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। उन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिस्कस कर लेंगे। तो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। तो उसका मेन रीजन, 3 रीजन मैंने कहा कि उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है और उनका न्यूक्लियर चार्ज काफी हाई है, और तीसरा जो कंडीशन है वो क्या है, इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। तो उस वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत सारे क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं काफी इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके बगैर लाइफ तकरीबन पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हीमोग्लोबिन के अलावा, समझ लो आपकी जिंदगी क्या हो सकती है। अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो नेचुरल बात है लाइफ ही पॉसिबल नहीं होती है। यहां से आपको अंदाजा आ जाएगा कि इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कितना इंपॉर्टेंस है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। Catalytic properties 6. Catalytic properties. Catalytic properties. Dear students, याद रख लेना, अगर आप कुछ केमिकल रिएक्शंस, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को रिमाइंड कर लोगे जिनको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती होगी। जैसे आप लोगों ने क्लास 11 में अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन, अगर आप लोगों को याद है, जिसे हम इस अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करते थे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको जब हम हाइड्रोजनेशन करते थे तो हमें बनता था ये कंपाउंड CH3CH3, है ना। तो इस रिएक्शंस के दौरान हम एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करते थे रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, जिसमें से या तो निकल इस्तेमाल करते थे, या तो प्लेटिनियम इस्तेमाल करते हैं, या प्लेडियम इस्तेमाल करते थे। तो देख लो ये सभी जो कैटलिस्ट हैं वो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। आपने हाल ही में एक यूनिट डिस्कस पढ़ रहे थे, दैट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उस टाइम पे आपने हैबर्स प्रोसेस सुना होगा, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अमोनिया को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिसमें हम नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं अमोनिया बनाने के लिए। और यहां पे हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं आयरन या आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो आयरन ऑक्साइड भी एक नेचुरल बात है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट का कंपाउंड है। या आप लोगों ने कंटेक्ट प्रोसेस सुना होगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कंटेक्ट प्रोसेस जो एक सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने का एक मेथड है, जिसकी जो की स्टेप है, जिसमें हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में, यानी उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो इस रिएक्शन की रेट को भी बढ़ाने के लिए हम एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, दैट्स वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। तो अगर आप इन्हीं तीनों एग्जांपल्स को देखोगे तो तीनों एग्जांपल्स में जो कैटलिस्ट है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या सॉरी डी ब्लॉक। हमने क्या कहा, जो तमाम एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इनमें कैटलिस्ट या तो डी ब्लॉक एलिमेंट का कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है, या डी ब्लॉक एलिमेंट का कोई कंपाउंड है। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड्स का क्या है, कैटालिटिक कैरेक्टर है, यानी रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैटलाइज। तो कैटलाइज क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं। उनमें से 2 थ्योरीज हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। उसमें से एक ये माना जाता है कि क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में याद रख लेना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं, वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जैसे हम वैनेडियम की बात कर लें तो इसके +5 में भी कंपाउंड्स मिलते हैं, +4 में भी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड्स मिलते हैं। तो उस वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से वो क्या कर सकता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड्स हैं वो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा दूं आपको, जैसे देखो सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ जब आपको रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना होगा, इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो जनरली ये जो रिएक्शन है वो काफी स्लो होती है।
तो जो ये मैंने कहा कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। कैसे हो जाती है देख लो, याद रख लेना। क्या होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना एक ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड को डोनेट कर लेता है। उसकी वजह से आपको बन जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस V2O4, है ना। तो V2O4 क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है V2O5। तो देखो क्या हुआ, इस रिएक्शन का जो ही हमने वहां पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड वहां पे ऐड किया, रिएक्शन का मैकेनिज्म ही बदल गया। और जो नया रिएक्शन का जो मैकेनिज्म इस वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ने प्रोवाइड किया है, इसकी जनरली एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, है ना। तो ये क्यों कैसे पॉसिबल हुआ, इसका मेन रीजन ये है क्योंकि वेनेडियम यहां पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे क्या है +4। तो वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ये पॉसिबल हुआ, है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक काज तो ये है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, उस वजह से ये एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा रीजन ये माना जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में के जो सरफेस में एक्टिव साइट्स होते हैं, तो वो नेचुरल बात है, वो क्या करता है, रिएक्टेंट्स को क्या प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। उस वजह से भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स एज ए कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। तो आज हम यहां तक रख लेते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो बाकी प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।